Good morning students. Today in this video we will study our exercise 2.4 from the chapter Successive Differentiation of the book Calculus of Jeevan Sons Publications. In this exercise, first of all, we will start with our first result, Leibniz theorem. इस चैप्टर में जो आप मेन नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। nth डेरिवेटिव कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शंस के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने कई फार्मूले और टेक्निक्स पढ़ चुके हैं आप अपने सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में। अब जो मेन यूज इस थ्योरम का है वो कुछ ना कुछ तो एडिशनल ऐसा होगा ना कि जो आपका अभी तक मैनेज नहीं हो पाया। अब अगर u और v दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आपका फंक्शन y जो है उसको मैं लिख सकती हूँ u इंटू वी। u और v दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का मैं आपको कहूँ कि आप nth डेरिवेटिव निकालो, तो अभी तक आपने कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा है कि जिसके तरीके से आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सको। ठीक है, अभी तक आपने जैसे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए थे तो आइडेंटिटी लगाकर उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया, या कुछ भी जैसे कि एल्जेब्राइक में प्रोडक्ट आ गया था तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अगर वे दो फंक्शंस ऐसे हैं कि जिनको आप किसी भी मेथड से सिंप्लीफिकेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो जो भी मेथड आपने अभी तक पढ़े हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल। तो ऐसे केसेस के लिए लेबनीज एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक रिजल्ट दिया है जिसकी हेल्प से अब आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना सीखोगे। इस थ्योरम का नाम क्या है, लेबनीज थ्योरम। अब 12th तक तो क्या होता था, जितने भी रिजल्ट्स होते थे सिर्फ आप अब उनका प्रूफ करते थे, आपको थ्योरम का प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल जो उसका रिजल्ट आया है बस आप वही क्या कर लेते थे, यूज़। लेकिन अब यहाँ ग्रेजुएशन में जिस भी थ्योरम का प्रूफ अगर मैं वीडियो में आपके लिए पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो थ्योरम का प्रूफ भी आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करना है। अब जैसे nth डेरिवेटिव वाला जब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी, जितने भी फार्मूले थे मैंने सभी की डेरिवेशन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करी है। तो जस्ट लाइक क्वेश्चंस आपने वो डेरिवेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है। अब ये हो गई आपकी नेम थ्योरम। नेम थ्योरम किसको बोलते हैं, जिस थ्योरम का कोई नाम हो। तो अब इसमें आपने ये स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और साथ में आपने प्रूफ भी समझना है। लर्न करने का मतलब क्या है कि कई बार जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे आ जाते हैं, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम, तो आप पहले स्टेटमेंट भी अपनी तरफ से लिखेंगे और फिर प्रूफ भी करेंगे। या कई बार क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आना है उसमें कई बार आ जाता है स्टेट लेबनीज थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट भी पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसको ऐसे ना बच्चे क्या करते हैं, ये कंडीशन तो हमेशा याद रख लेते हैं, लेकिन ये जो ऊपर नीचे फंक्शंस के और कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये आप बिल्कुल भी प्रॉपर वे में याद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों केयरफुली आपने हर चीज़ को अच्छे से सीरियसली लेकर समझना है और याद भी करना है। अब देखो समझते हैं कि ये क्या रिजल्ट है। अब यूँ नहीं सोचना ओहो इतना लंबा सा रिजल्ट है तो कैसे याद हो सकता है। हर कॉन्सेप्ट को अगर आप प्रॉपर टेक्निक से समझेंगे तो वो आपको क्रैमिंग करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। क्रैमिंग आपको तभी करनी पड़ती है जब आपको वो कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आता है। समझ में आने के बाद चाहे वो कितना ही लंबा और मुश्किल कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, आपको वो बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब ध्यान से समझते हैं क्या है ये स्टेटमेंट और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। u और v फंक्शंस हैं x के,
और जो पोजेसिंग डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर, क्योंकि अगर उनका दोनों फंक्शंस का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे फंक्शंस का आप डेरिवेटिव ही नहीं कर सकते, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़ीरो अगर किसी का डेरिवेटिव आ रहा है तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते ही नहीं है। आपने डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में जब आपने 12th में पढ़ा है तब आपने निकाला होगा कि कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि फंक्शन आप लिख देते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल। तो वो जो फंक्शंस होते हैं हम कहते हैं कि उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके u और v फंक्शंस आपने चूज करने हैं वो ऐसे चूज करने हैं कि उनका nth डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये नोटेशन है कि u और v का आपने निकालना है nth डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन में सब कुछ एक्सप्लेन करा है कि वेयर द सफिक्सेस ऑफ u एंड v क्या डिनोट कर रही हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, कि u के बेस में v के बेस में जो भी नंबर लिखा है मतलब u और v का हम उस ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सब कुछ कि u और v दो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिनका आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है अप टू nth ऑर्डर। nth कर रहा है तो 1 से लेके n-1 तक तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, और u और v की जो सफिक्सेस हैं वो डिनोट कर रही हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। बिल्कुल देखो, काफ़ी हद तक अब जब आपने सभी ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है ना, तो इसको याद करने का जो ट्रिक है ना वो लगभग बाइनोमियल थ्योरम से सेम सा ही है। मेरी जो हैबिट है, मैं आपको हमेशा कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रही हूँ तो हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी पुराने कॉन्सेप्ट से उसके बीच में कोई लिंक अगर बन सकता है तो हम कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके याद करेंगे, ताकि आप पुराना भी ना भूलें और नया भी अच्छे से उससे कनेक्टेड करके याद रख सके। ठीक है, अब जरा देखो क्या है इस फॉर्मूले में u v का nth डेरिवेटिव। अब आपने पढ़ा हुआ है nc0 जो है वो एक्चुअली में क्या होता है 1, तो इसलिए एक्चुअल में इसने यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं लिखी। फर्स्ट में आया nc0, अगले में आया nc1, फिर nc2, फिर nc3 अप टू सोन ncn। ऐसा ही होता था आपका बाइनोमियल थ्योरम में। अब देखो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम में पहली टर्म क्या होती थी, पहली की पावर तो n और दूसरी की पावर 0। अब यहाँ पर पावर 0 का मतलब क्या है, उसका हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे। तो देखो u का तो nth डेरिवेटिव v एज इट इज। अब क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव तो एक एक कम करते जाएंगे और v का एक एक बढ़ाते जाएंगे। वहाँ ऐसे ही पावर्स में करते थे। आप देखो u का डेरिवेटिव एक कम कर दिया, n से हो गया n-1, v का डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट। फिर u का एक कम कर दिया n-2 और v का एक बढ़ा दिया v2। u का एक डेरिवेटिव कम कर दिया n-3, v का एक बढ़ा दिया v3। तो यानी कि जब आप लास्ट में पहुंच जाएंगे तो सिचुएशन इन दोनों की क्या हो जाएगी, रिवर्स। यहाँ u का nth था, वहाँ v का nth हो गया। यहाँ v एज इट इज था, यहाँ u एज इट इज हो गया। तो ये हो गया आपकी जनरल स्टेटमेंट किसकी, लेबनीज रिजल्ट की। क्या करना है, फर्स्ट में nc0, अगले में nc1, nc2, लास्ट में ncn। पहले में u का तो nth डेरिवेटिव और v एज इट इज, लास्ट में इंटरचेंज हो गई पोजीशन, u एज इट इज और v का nth डेरिवेटिव। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे u का डेरिवेटिव एक एक कम करते जाएंगे, v का एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखो यही प्रोसेस कर रही है, बस आपने इसी ट्रिक से अपने इस रिजल्ट को क्या रखना है, याद। अब हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको याद है मैथमेटिकल इंडक्शन जब आपने पढ़ना शुरू किया था कि PMI आपका तभी यूज होता है जब आपका कोई रिजल्ट फॉर ऑल इंटीजर आपने प्रूव करना हो। अगर आपका कोई रिजल्ट ऐसा है कि जो फॉर ऑल इंटीजर नहीं, रैंडम वैल्यूज के लिए प्रूव हो रहा है, तब आप PMI यूज नहीं करते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो स्मॉल n है वो आपका डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव है वो तो कैसे शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है। तो जो स्मॉल n है
वो होगा तो आपका ऑलवेज नेचुरल नंबर ही ना, क्योंकि जो आप डेरिवेटिव करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे करते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ना तो कभी नेगेटिव होता है ना ही कभी फ्रैक्शन होता है, तो हम यहाँ PMI यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करा, एन को क्या चूज कर लिया, 1। 1 मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को सेम प्रूव करना है। चलो हम सबसे पहले करते हैं यू वी का फर्स्ट डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, देखो u का फर्स्ट डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का फर्स्ट डेरिवेटिव u एज इट इज। ये तो मैंने लिखा बाय फार्मूले से। अब मैं जरा चेक कर लूँ ये जो मेरी टर्म है क्या n इज इक्वल टू 1 में इसके साथ मैच करती है। चलो पुट करना शुरू करो। सबसे पहली टर्म में n को 1 पुट करो तो क्या बन गया u1v, यही है टर्म आपकी। फिर दूसरे में पुट करें तो क्या बन जाएगा 1c1, तो आपका NCNB ऑलवेज क्या होता है 1। तो जैसे ही मैंने 1c1 करा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1। फिर ये क्या बना u के बेस में n-1, n-1, 1 माइनस 1 0, 0 मतलब कि एक्चुअल में आप लास्ट वाले पे ही पहुंच जाओ, चाहे कि जब ये आपके दोनों सेम हो गए तो एक्चुअल में इसमें दो ही टर्म्स आई, फर्स्ट और लास्ट। तो 1c1 आपका 1 हो गया u एज इट इज और v1, यानी कि आपका फार्मूले से जो लेफ्ट साइड का रिजल्ट आया वो राइट साइड के सेम हो गया, यानी कि 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब यहाँ पर वो एक बार 2 के लिए और ट्रू करके दिखा रहा है। u v का सेकंड डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव करोगे। चलो पहले इस पे अप्लाई करते हैं। देखो u1 का डेरिवेटिव u2 v एज इट इज, फिर u1 एज इट इज v का डेरिवेटिव v1। फिर दूसरे पे आ जाते हैं। ये दो टर्म्स हैं ये आपकी फर्स्ट वाले से आई हैं। अब जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं वो आपके इसके डेरिवेटिव से आएंगी। क्या, u का डेरिवेटिव u1 v1 एज इट इज प्लस u एज इट इज v1 का डेरिवेटिव v2। अब देखो ये दो टर्म सेम है, कंबाइंड हो गई, 2 बनेगा ये आपका। 2 को इसने लिख दिया क्योंकि जो होता है आपका NC1 वो आपका किसके इक्वल होता है n के। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके। तो 2 को मैंने लिख दिया 2C1 और 1 को लिख दिया 2C2। अब जरा चेक करो n को क्या पुट करूँ 2, तो u2v यही है आपकी फर्स्ट टर्म। फिर ये क्या बनेगा 2C1 u2 माइनस 1 1v1, यही है आपकी। अब 2C2 यानी कि सेम आ गया, सेम आते ही मैं सिर्फ लास्ट में पुट करूंगी 2C2 u एज इट इज और v2, यानी कि n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए तो आपका रिजल्ट हो गया ट्रू। तो आप क्या करते थे वहां पर, किसी एक नंबर के लिए ट्रू सपोज करते थे और उससे नेक्स्ट के लिए ट्रू प्रूव करते थे। तो मैंने प्रूव कर मान लिया कि n जो है m जब हो तो ये रिजल्ट ट्रू है। तो क्या करा इसने एज इट इज यही वाला रिजल्ट नीचे उतार दिया। ठीक है, ये से दो जनरल टर्म्स लिखी हैं। आप चाहो तो इनको स्किप करके भी अपना फार्मूला सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, m+1 के लिए ये रिजल्ट क्या होना चाहिए ट्रू। तो क्या करूँ, u v की m+1 का u v, एक मिनट सॉरी ऐसे नहीं, अब मुझे क्या करना है u v का m+1th डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ u v का जो आपका, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए u v का अगर आपको m+1th डेरिवेटिव निकालना है तो क्या मतलब है कि जो mth डेरिवेटिव है आप उसका एक बार दोबारा से डेरिवेटिव कर दे। तो मुझे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब रिजल्ट n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो मुझे प्रूफ करना था कि n इज इक्वल टू m+1 के लिए भी क्या है ये रिजल्ट ट्रू। तो अभी हम क्या करके यूँ समझो कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है फॉर्मूले की वो क्या है u(v)m+1। तो इसका मतलब हुआ कि u(v) का जो mth डेरिवेटिव आया हुआ है ना उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो, यानी कि ये है u(v) का mth डेरिवेटिव जिसे आपने ट्रू सपोज किया हुआ है। अब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रही हूँ तो ज़रा देखो बिल्कुल सिंपल होगा। हर स्टेप पर देखो यहाँ ये दो फंक्शन है, जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो u इंटू वी लगा दिया। देखो um का um+1 v एज इट इज um एज इट इज v का v1 प्लस में ये mc1 तो कांस्टेंट है, ये दोनों दो फंक्शन है फिर प्रोडक्ट लगा देते हैं mc1 एज इट इज um-1 का डेरिवेटिव um v1 एज इट इज
यू एम माइनस वन एज इट इज V1 का V2। ऐसे ही MC2 तो एज इट इज, ये जो दो फंक्शन है इन पर फिर U इंटू वी लगा दिया। MC3 एज इट इज, इन दोनों पर फिर U इंटू वी लगा दिया। ऐसे ही लास्ट वाली दो टर्म्स, इन दोनों पे U इंटू वी और इन दोनों पे U इंटू वी। सॉल्व करके आपका ये आ गया है। अब क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लास्ट नेक्स्ट स्टेप पर, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये तो एक ही टर्म है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ इसका MC1, तो कलेक्ट कर लेंगे। फिर ये वाली टर्म इससे सेम है, इसका कोफिशिएंट है MC1, इसका है MC2। ऐसे ही UM माइनस टू V3, UM माइनस टू V3 सेम है, यहाँ इसका कोफिशिएंट है MC2, इसका कोफिशिएंट है MC3, कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपकी सेम ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर लास्ट में देखो U1VM इन दोनों के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेंगे और ये वाली एक टर्म आपकी सिंगल है। तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट करने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाती है ये। मैं हर लाइन में देखो आरथ वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ, तो आप भी स्किप कर सकते हैं। ये मैंने देखो टर्म्स कलेक्ट कर ली। टर्म्स कलेक्ट करने के बाद अब एक्चुअल में हम इस फॉर्मूले को हम अपने राइट हैंड साइड वाला जो हमारा रिजल्ट आता है उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन कोफिशिएंट्स को देखती हूँ। अब मैंने आपको लास्ट स्टेप पर भी आपको बताया था, तो आपका 1 जो है मैं उसे MC0 मान सकती हूँ, क्योंकि हर किसी में MC0 की वैल्यू क्या होती है 1। मैं इस स्टेप की बात कर रही हूँ। और दूसरी टर्म है MC1। तो अब आपको हर टर्म पे देखो ऐसे ही दो दो MC1 MC2 MC3 इनके सम का क्या लगाना है, फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं एक जनरल फार्मूला लिख रही हूँ, क्या होता है आपका NCR प्लस NCR प्लस 1 आपका किसके इक्वल हो जाता है, N प्लस 1 CR प्लस 1। ये C की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं फैक्टोरियल्स की। इसका प्रूफ मैं आपको अब यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को भी डाउट है तो सिंपल ये कॉम्बिनेशन का C का फॉर्मूला लगाकर दोनों वैल्यूज को प्लस में लिखेंगे। जो टर्म्स कॉमन आ रही है आपको कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करनी है। रिजल्टिंग जो टर्म होगी वो N प्लस 1 CR प्लस 1 के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो क्या है, ऊपर वाली टर्म सेम है, नीचे वाली टर्म्स कंसेक्यूटिव है, तो रिजल्टिंग आंसर क्या होगा, ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे वाला बड़ा वाला लिखेंगे। तो देखो MC0 और MC1 था, तो M चेंज होकर क्या बन गया, M प्लस 1 और आपका C1 हो गया। फिर MC1 और MC2 था, तो चेंज होके क्या बन गया, M प्लस 1 और बड़े वाला C2 आ गया। MC2 MC3 था, तो चेंज होके बन गया M प्लस 1 C3 आ गया। सारी टर्म्स लिख दी। अब एक्चुअल में आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर चल रहे हो, UV का M प्लस 1th डेरिवेटिव। ठीक है, और उसको आप UM को यूज करते हुए UV M को यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हो। यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो और जो आंसर आ रहा है उसे आप अपनी राइट हैंड साइड वाली टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब हमने इस स्टेप पे बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी सिर्फ कॉम्बिनेशंस को कन्वर्ट करा है। लेकिन अब लास्ट टर्म देखो, सारे ये जो C वाली टर्म थी M प्लस 1 C1 M प्लस 1 C2 इस फॉर्म में आए, तो लास्ट टर्म भी होनी तो इसी फॉर्म में चाहिए थी। हमारे पास आ एक्चुअली में रहा था MCM। अब आपने पढ़ा हुआ है NCN, N चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या होता है 1, तो मैं उसको M प्लस 1 C M प्लस 1 भी कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप अपनी इस इक्वेशन सेकंड को अपनी लेबनीज थ्योरम की स्टेटमेंट से चेक करें और उस थ्योरम की स्टेटमेंट में n की जगह अगर आप m प्लस 1 लिखें, तो आप जब चेक करेंगे ये रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आता है, सेम। तो यानी कि आपने m के लिए क्या सपोज करा था, इस रिजल्ट को ट्रू। उस स्टेप को यूज करते हुए आपने UV M प्लस 1 निकाला
और वो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो मतलब आपका n+1 के लिए भी रिजल्ट क्या हो गया है, ट्रू। तो जब m के लिए ट्रू था तब m+1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो मतलब ये आपका हर नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू। तो देखो कंपेयरिंग 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट 2 कैन बी obtained from first by changing m to m+1. Thus, if the theorem is true for n is equal to m, it is also true for next higher number m+1. तो अब आपने किस किस के लिए ट्रू प्रूव कर दिया था, 1 और 2 के लिए। तो 2 से आपका 3, 3 से 4, यानी कि ये हर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर n के लिए आपकी लेबनीज थ्योरम प्रूव होती है। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या गिवन है, x³ e की x। लेकिन जब भी आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करो तो हमेशा माइंड में ये सेट रखना, दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। एक तो कि इसमें जो भी फंक्शंस अगर आपके ऐसे हैं कि जो आपके ऑलरेडी डिस्कस्ड किसी फॉर्मूले से सिंपल सॉल्व हो सकते हैं, तो आपने इस लेबनीज थ्योरम को नहीं यूज़ करना। इस थ्योरम को आपने तभी यूज़ करना है जब आपके ऑलरेडी डिस्कस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब क्या हो जाए, फेल। ठीक है। दूसरी बात, अब मेन बात क्या है कि जब फंक्शन में आपके दो का प्रोडक्ट गिवन होगा तो आप किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे, क्योंकि x³ और e की ax दो फंक्शन गिवन है यहाँ पर आपको। अब ये तो क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा कि आपने किसको u चूज करना है और किसको v, लेकिन हम तो उसे v चूज करना या उसे u चूज करना प्रेफर करेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन पार्ट सिंपल तरीके से हो सके। अब ये पॉइंट आपने स्पेशल नोट करना है। हमें सबसे पहले देखना है v की चॉइस को। ठीक है, v किसको मानेंगे कि जब आप v के डेरिवेटिव निकालो तो वो क्या बन जाए, इन कंपैरिजन ऑफ u पहले क्या बन जाए, 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहीं देखो, एक फंक्शन है x³, एक फंक्शन है e की x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कितनी बार भी डेरिवेटिव कर लो 0 नहीं बनता, लेकिन x³ का थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, और फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो जिसका डेरिवेटिव जल्दी 0 बनता हो आपने उसे क्या सपोज करना है, v, और दूसरे फंक्शन को क्या मान लेना है, u। अगर दोनों ही फंक्शंस ऐसे हैं कि कितनी बार भी डेरिवेटिव करते रहो 0 नहीं बनता, तो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, क्योंकि x³ जल्दी 0 बन जाएगा ना, तो मैंने उसे v मानना है और दूसरा एक्सपोनेंशियल। अब हम अपनी लगते हैं लेबनीज थ्योरम। क्या था, u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर nc1 nc2 चलता रहेगा, हर बार n u का एक डेरिवेटिव कम होगा और v का एक डेरिवेटिव बढ़ेगा। ठीक है, अब जरा v का देखना, कौन सा डेरिवेटिव 0 बन रहा है, v4। यानी कि ये जो लेबनीज थ्योरम है ये आपने सिर्फ कहाँ तक लिखनी है, जहाँ तक v3 आ रहा है। v3 से आगे वाली जहाँ भी टर्म्स आएंगी वो क्योंकि 0 बन रही हैं तो हमने वो लिखनी ही नहीं है। तो मैंने देखो, अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं तो यहाँ क्या बनेगा, nc3 u, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको क्लियर लिखते हैं, ये बनेगी u n-3 और v3। ठीक है, तो v3 आपका यहाँ 6 हो गया। आपको पता है इससे ऑनवर्ड्स जितनी भी टर्म्स हैं वो आपकी 0 होंगी, तो एक बार आप डैश 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 लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे ऑल दी टर्म्स आर 0। ठीक है, करने के बाद अब देखो मैं वैल्यू पुट करना शुरू करती हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअल में अब आपकी सेकेंड और थर्ड का भी यूज होगा, क्योंकि जब आपको e की पावर ax का nth डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म में यूज करना है तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने अभी, a की n e की ax, x के कोफिशिएंट की पावर n इनटू में एक्सपोनेंशियल एज इट इज। अब un-1 चाहिए तो क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ जब आए तो n की जगह क्या लिख देना है, n-1। ठीक है, फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो n की जगह क्या लिख दोगे, n-2। ऐसे ही सोन जिसकी भी वैल्यू चाहिए आप निकाल सकते हो। nth आने के बाद बाकी कोई डेरिवेटिव निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। अब करे फॉर्मूले में वैल्यू पुट, देखो ये है आपका un, ये आपका v, nc1 एज इट इज,
ये un माइनस वन, ये v का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है un माइनस टू यहाँ तक, सॉरी, और ये v का सेकेंड डेरिवेटिव, ये है un माइनस थ्री, ये है v का थर्ड डेरिवेटिव। सिंपल जो मल्टीप्लाई हो सकता था मल्टीप्लाई करा, NC1 NC2 और NC3 की वैल्यूज पुट करी, एक्सपोनेंशियल सभी में से कॉमन निकाला, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में आप और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल, y है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स। तो अब सबसे पहले आपने u और v की चॉइस को ध्यान में रखना है। साइन एक्स का कितनी बार भी डेरिवेटिव करो, साइन कॉस का प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव ही क्या हो गया 0। तो इसलिए जो पहले 0 बन रहा है उसे हमने क्या चूज कर लिया v, और दूसरा क्या हो गया आपका u। un का डेरिवेटिव लिखा आपने, वही पीछे वाला फॉर्मूला लगाया, un माइनस वन के लिए लिख दिया n को n माइनस वन, un माइनस टू में n को n माइनस टू, v1 है 2x, v2 है 2, v3 ही आपका हो गया 0। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला लिखा मैंने सिर्फ कहाँ तक लिखा, v2 तक, un आपने लिखा, v एज इट इज, nc1 un माइनस वन का फॉर्मूला लिखा, v1 सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब बस मेन काम क्या करना है आपने, nc1 nc2 को तो सिंप्लीफाई करना सभी को इसलिए आता ही है। अब मेन काम क्या करना है, ये वाले एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना। बस थोड़ा सा मैं आपको वही रिपीट करूंगी, पहले तो यहीं आ जाओ, यहाँ तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। इसको क्या लिख दिया, x प्लस ब्रैकेट खोल दी n पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, और इसको लिख दिया x प्लस एन पाई बाय टू माइनस पाई। अब जो है आपने इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है और इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यूज पुट करके, ये देखो ये वैल्यूज कैसे आई हैं ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। वैल्यूज पुट करने के बाद देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म सेम थी, उसके कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए, और ये सेकंड टर्म एज इट इज थी लिख दिया, यही आपका हो गया आंसर। अब जरा देखते हैं ये वैल्यूज कैसे आई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस टर्म की। अब मैं इसमें से क्या करूं, पाई बाय टू माइनस ये एंगल लिख लेती हूँ, क्योंकि पाई बाय टू माइनस प्लस थीटा के आपके पास फॉर्मूले हैं। तो एक्चुअल में ये बन क्या जाएगा, साइन, मैंने एंगल में से देखो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस एन पाई बाय टू, दिस सारी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल क्या आएगा अब इसका, ये वाला पूरा। ठीक है, साइन क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस एन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय टू क्या बन गया ये माइनस थीटा, क्योंकि साइन में पाई बाय टू है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। पाई बाय टू में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे साइन आएगा वही, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, एक्स प्लस एन पाई बाय टू, तो देखो मैंने वही करा, माइनस कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही जब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो देखो वैसे ही माइनस कॉमन लोगे, तो मैं डायरेक्ट माइनस तो कॉमन ही लेकर लिख रही हूँ, माइनस साइन क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस एन पाई बाय टू। हाँ जी, पाई में से जब साइन के साथ पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन कोस आपस में चेंज नहीं होते, साइन ही रहता है। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, तो इसलिए सिंपल क्या आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस एन पाई बाय टू। तो देखो इसकी वैल्यू, देखो 2 फैक्टोरियल से तो इसने 2 कैंसिल कर दिया, ये जो माइनस था मैंने यहाँ लगा दिया और ये वैल्यूज लिख दी, और लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थर्ड एग्जांपल पे आ जाइए, y क्या है आपके पास, log x बाय एक्स, यानी कि एक फंक्शन तो है 1 बाय एक्स, एक फंक्शन है log ऑफ x। अब एक्चुअल में log x का या 1 बाय एक्स का कितनी बार भी डेरिवेटिव कीजिए, आपका कोई भी फंक्शन ज़ीरो बनेगा ही नहीं। तो एक्चुअल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देखें तो आप किसी को भी चाहें
उसी को ही u और v सपोज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टू प्रूव वाला क्वेश्चन होता है तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने रिजल्ट की तरफ ज़रूर चेक करना है कि कई बार रिजल्ट के कुछ अलग टाइप की फॉर्म यूज़ हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन टू प्रूव नहीं दिया तो आप चाहे किसी को भी यू माने किसी को भी वी माने, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, जो आपका फार्मूला है लेबनीज थ्योरम का, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, यू एन वी, यानी कि फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन एज इट इज है वो क्या माना जाएगा, वी। टू प्रूफ के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं सिर्फ। अगर ये क्वेश्चन टू प्रूव नहीं होता तो आप कैसे भी करते, मैं कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टू प्रूव अगर दिया हुआ है तो अपनी फर्स्ट टर्म को यू एन वी से कंपेयर करो, उसमें जो फंक्शन एज इट इज आ रहा है उसे क्या मान लो, वी। तो इसलिए मैंने वी किसको मान लिया, log x को। ठीक है, 1/x का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दिया, log x का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दिया, और ये इसने एज इट इज अपनी लेबनीज थ्योरम लिख दी। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, अगर किसी को डाउट है तो 2.2 एक्सरसाइज की जो वीडियो है उसे दोबारा से देखो, वहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल डायरेक्ट सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करी है। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, ये वाली जो टर्म है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ये वाली जो टर्म है यहाँ तक, ये आपका u का nth डेरिवेटिव है, ये आपका v एज इट इज आया, ये आपका nc1 है, ये u का यहाँ से यहाँ तक n माइनस वनथ डेरिवेटिव है। कैसे आएगा n माइनस वनथ डेरिवेटिव, सिर्फ इस फॉर्मूले में n को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस वन से। ठीक है, और ये log x का आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टर्म आई nc2 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये u का n माइनस टूथ डेरिवेटिव है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए इस फॉर्मूले में n को n माइनस टू से रिप्लेस कर देंगे, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। ऐसे ही आपने सारी टर्म्स लिखी। लास्ट जो टर्म होती है वो फॉर्मूले में NCN एज इट इज, ये आपका u एज इट इज, और ये जो आपका v था ये उसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, अब मेन काम जो आपने समझना है वो क्या है कि इस स्टेप से ये रिजल्ट कैसे आया। मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहला काम क्या है, वैसे तो आपको ये स्टेप टू प्रूव में नज़र आ रहा है तो आपको ये सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है कि log x का जो कोफिशिएंट था 1 बनाना है मुझे, तो इसको मुझे लेना था कॉमन। अब मुझे अगर इसको कॉमन लेना है तो मैंने इसको देखो कॉमन लिखा और फर्स्ट बन गया log x। अब क्या काम चलेगा कि बाकी टर्म्स में जिस जिस टर्म की कमी है हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, मुझे इस पूरी टर्म में से क्या क्या कॉमन लेना है, सबसे पहले तो लेना है n का फैक्टोरियल -1 की पावर n और x की पावर n+1। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये थी x की पावर n और x की n+1 तो आ गया कॉमन। nc1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, स्मॉल n, इनटू में n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल भी आ गया कॉमन। कमी किसकी रह गई, यहाँ तो था -1 की n-1, मुझे कितना कॉमन लेना है, -1 की पावर n। अब ज़रा ध्यान से देखें, सेकंड टर्म में से ये कॉमन आ गया, ये सब कुछ कॉमन आ गया। इसको -1 की n बनाने के लिए मैं क्या करूँ, -1 की पावर 1 से डिवाइड भी कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ। अब ये जो दोनों पावर है कंबाइंड होके -1 की n कॉमन आ गया, एक -1 बच गया। सेकंड पे आ जाओ, x की पावर n-1 और x की पावर 2, दोनों के बेस ऐड कर दूँ तो x की पावर n बन जाएगा। ठीक है, -1 की पावर है n-2 और -1 की पावर है 1, तो कितनी पावर बन गई, n-1। एक पावर की कमी है n कॉमन निकालने से, इसीलिए देखो उससे मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगी, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म क्या आ जाती है, नेगेटिव। NC2 क्या होता है आपका,
NC2 होता है n-1 बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n और n-1 जब आपके n-2 फैक्टोरियल के साथ कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएंगे, n फैक्टोरियल, वो तो आ गया कॉमन, और ये जो 2 फैक्टोरियल का 2 है ये मैंने यहाँ लिख दिया। थर्ड टर्म पे आ जाओ, x की पावर n-2 और x की पावर 3 कंबाइंड हो गए x की पावर n, फिर आपका ये जो -1 की पावर n-3 है और स्क्वायर है कंबाइंड होके बन जाएगी पावर n-1, फिर बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए टर्म आ जाएगी अंदर नेगेटिव, एक माइनस बच जाएगा। फिर NC3 क्या होता है, n-1 NC3 आपका होता है n-1 n-2 बाय में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख देती हूँ 3 इंटू में 2। अब इसका ये जो 2 है ये NC3 की जगह जब पुट करेंगे इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, एक तो यहाँ 3 बच जाएगा, और n-1 n-2 जब n-3 फैक्टोरियल के साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, n फैक्टोरियल, वो कॉमन आ गया। तो अब एक तो देखो ये माइनस को जब एडजस्ट करा था यहाँ एक माइनस बचा था और एक ये 3 बच गया, तो ये -1/3 बच गया। लास्ट टर्म पे आ जाओ, लास्ट टर्म में देखो x की पावर n और x कंबाइंड होकर क्या बन गया, x की पावर n+1 -1 की पावर है n-n, और NCn क्या होता है 1। तो क्या क्या कमी है n फैक्टोरियल बनने के लिए, एक तो n की कमी है, तो लो देखो मैंने n से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक माइनस की कमी है तो मैंने क्या करा, -n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये n और ये n-1 फैक्टोरियल ये तो कंबाइंड होके बन गए n फैक्टोरियल, ये माइनस इसके साथ कंबाइंड होके -1 की पावर बन गया n, तो एक -1/n बच गया। यही आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आपको जहाँ भी डाउट हो रहा हो तो इस क्वेश्चन में हर टर्म को इस फॉर्म में पहले अलग से कन्वर्ट करो, जहाँ जिस टर्म की कमी है ना उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके हर टर्म को -1 की n का फैक्टोरियल x की n+1 में कन्वर्ट कर लो, जो अंदर रिजल्टिंग पार्ट है वो अपने आप इसी फॉर्म में बच जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।